नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक रिजल्ट तैयार किया है। बोर्ड अधिकारियों ने इंडिया न्यूज को बताया कि उच्चतम 3 विषयों के नंबरों के हिसाब से औसत नंबर दिए गए हैं। हरियाणा में 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान 4 विषयों के पेपर हुए थे। 10वीं के नतीजों में 3,37,691 में से 64% बच्चे पास हुए हैं। परीक्षा के नतीजों में लड़कियों ने लड़कों से ज्यादा बाजी मारी। सरकारी स्कूल के मुकाबले निजी स्कूल के बच्चों ने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया। हिसार जिले के नारनौंद कस्बे की कुमारी त्रिष्टा प्रदेश में पहले नंबर पर रही है। त्रिष्टा ने 500 में से 500 नंबर हासिल किए हैं। नारनौंद के टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की त्रिष्टा ने 10वीं बोर्ड मेरिट में पहले नंबर पर रही, तो वहीं दूसरे नंबर पर रही भेड़ी अमीरपुर गांव की उमा, कल्पना और स्नेहा ने 499 नंबर हासिल किए हैं। कैथल में मूसलाधार बारिश से गलियों और सड़कों पर बरसात का पानी भर गया, जिसके बाद सीवरेज व्यवस्था को लेकर प्रशासन के दावों की खुली पोल। और बरसात से पहले जिला प्रशासन ने सफाई की व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया था। फरीदाबाद में न्यू टाउन रेलवे स्टेशन के बिजली खंभों के बीच लगे रैंप पर एक बुजुर्ग शराब पीकर के चढ़ गया। घर से पैसे न मिलने की वजह से ये शख्स परेशान था। शराबी शख्स को खंभे से उतारने के लिए जीआरपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और बड़ी देर तक जीआरपी ने बुजुर्ग को समझा करके खंभे से उतारा और गिरफ्तार कर लिया। हिसार में नगर योजनाकार विभाग की ओर से कॉलोनियों में बने अवैध निर्माण को बढ़ाने के बाद यहां पर रहने वाले लोग आक्रोश में हैं। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ देर के बाद नगर योजनाकार जेपी खासा मौके पर पहुंचे और भरोसा दिया कि फिलहाल कॉलोनी के अंदर बने घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। फिलहाल कार्रवाई सड़क किनारे बने अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर की जाएगी। नगर योजनाकार जेपी खासा ने लोगों से कहा कि जो भी निर्माण तोड़ा गया है वो अवैध था। अवैध तरीके से बने रिहायशी निर्माणों पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। महेंद्रगढ़ के हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को पद से हटाए जाने को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों की मांग है कि वाइस चांसलर के साथ नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों को फिर से बहाल किया जाए। लोगों ने अपनी मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। लोगों की मांग है कि फैकल्टी की बहाली के साथ विश्वविद्यालय में फैले भ्रष्टाचार की भी जांच की जाए। लोगों का कहना है कि विश्वविद्यालय बनाने के लिए 2 गांव ने अपनी 500 एकड़ जमीन फ्री में दी थी ताकि क्षेत्र में विकास हो सके, परंतु विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद ना तो गांव के लोगों को कोई फायदा हुआ और ना ही क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिली। रतिया के महमदपुर सूत्र गांव में पीने के पानी की किल्लत को लेकर के गांव वालों ने एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। पिछले 3 दिनों से पानी सप्लाई न होने से गांव के लोगों में आक्रोश है। लोगों ने पंचायत पर आरोप लगाए हैं। इस दौरान गांव के लोगों ने उच्च अधिकारियों से जल्द पानी की सप्लाई चालू करवाने की मांग की है। ग्राम के लोगों का कहना है कि वाटर सप्लाई पिछले काफी दिनों से खराब है और पंचायत इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। तहसीलदार विजय सियाल ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को भरोसा दिया कि जल्दी गांव में पीने के पानी की किल्लत दूर की जाएगी। पलवल में लोक निर्माण विभाग ने जिले की जर्जर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अभियान की शुरुआत कर दी है। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता ने कहा कि जिले में गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का 5% काम 50% काम पूरा कर लिया गया है। कार्यकारी अभियंता नरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पलवल जिले में जनौली रोड, अलेका रोड का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है। इसके बाद अलावा गांव और औरंगाबाद से दिघोट रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पटौदी रोड रेलवे स्टेशन क्षेत्र में एक अनजान शख्स का शव जोहड़ में मिला। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई क्योंकि वो पूरी तरह से सड़ चुका है। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जाए कि पटौदी रोड रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के पास गंदे पानी के जोड़ में एक शव तैरता दिखाई दिया, जिसकी सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू की।
हत्या के अपराधियों ने शख्स की पहचान छिपाने के लिए चेहरा खराब किया है। पुलिस के मुताबिक शख्स ने महरून कलर की शर्ट व क्रीम कलर की पैंट पहनी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर के शिनाख्त के लिए रख दिया है। बताया जा रहा है कि हत्यारों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए पत्थर बांध करके जोहड़ में डंप किया। भिवानी में एक शख्स ने देर रात फेसबुक पर लाइव आकर के खुदकुशी कर ली और शख्स ने खुद को गोली मार करके खुदकुशी की। मृतक रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में कार्यरत था और वहीं के एक कर्मचारी पर आत्महत्या के लिए परेशान करने और अस्पताल प्रबंधन पर समाधान न करने के आरोप लगाए हैं। सिविल लाइन थाना प्रभारी विद्यानंद ने बताया कि मामले में अस्पताल में कार्यरत एक कर्मचारी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। रानिया थाना क्षेत्र के कोसर गांव में कार बेकाबू होकर के घर में घुस गई। हादसे में कार चालक जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक संतनगर का रहने वाला है, जो नाईवाला गांव से कोसर की ओर जा रहा था। इस दौरान मोड़ पर कार बेकाबू होकर के घर में घुस गई। रेवाड़ी के बिठवाना सब्जी मंडी में मोटरसाइकिल सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक सब्जी बेचने वाले शख्स पर 8 राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग में शख्स जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। करनाल के बड़े स्कूल के मालिक अजय भाटिया और तहसीलदार राजबख्श पर महिला टीचर ने गैंगरेप के आरोप लगाए हैं। तो वहीं मामले में स्कूल मालिक की ओर से महिला पर ब्लैकमेल करने का केस दर्ज कर दिया गया है। पीड़िता ने अपने बयान में देह दोषण से जुड़े बड़े मामलों का जिक्र भी किया है। पीड़िता का कहना है कि स्कूल मालिक उसे धमकियां देता था और हमारे ऊपर तक पहुंच नहीं थी और अधिकारियों को भी लड़कियां सप्लाई होती हैं। मामले की जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी टीम गठित कर दी है। एसपी ने जांच के लिए एसआईटी को 2 टीमें गठित की हैं। दोनों टीमें अलग अलग डीएसपी के नेतृत्व में पूरे प्रकरण की जांच करेगी। महिला की तरफ से गैंगरेप के मामले में एसआईटी टीम का नेतृत्व डीएसपी जगदीप दुहान करेंगे और इनके साथ ही महिला थाना प्रभारी कविता दलाल सहयोगी रहेंगी। वहीं दूसरी टीम का नेतृत्व, जिसमें अजय भाटिया ने महिला के ऊपर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है, उसमें डीएसपी राजीव कुमार नेतृत्व करेंगे और उनके साथ सिविल लाइन थाना प्रभारी संजीव और सहयोग करेंगे। हादसे में 10 सालों से पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाली नामी बदमाश को काबू किया गया है। बदमाशों पर 25,000 का इनाम था। आरोपी पर दुष्कर्म करने का भी आरोप है। मंदबुद्धि साध्वी से रेप के आरोपी सुरेश को पुलिस ने गांव गगनखेड़ी के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। आज से जिला पुलिस के एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी 10 सालों से फरार था। कैथल में प्रताप गेट पर नमकीन स्नैक्स बनाने वाली फैक्ट्री में कारीगर की संदिग्ध मौत हो गई। फैक्ट्री में काम करने वाला 22 साल का लाड़ी मृत पाया गया है। जैसे ही फैक्ट्री के मालिक फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने इसकी सूचना कारीगर के घर वालों को दी और पुलिस को दी। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। उनका कहना है कि फैक्ट्री मालिक ने हमें फोन किया है कि आपका लड़का सीरियस है, लेकिन जब हम फैक्ट्री पहुंचे तो उसके नाक और मुंह से खून आ रहा था और वो मर चुका था। पुलिस ने फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर के परिजनों को सौंप दिया। वहीं कारीगर की मौत को लेकर के पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। रोहतक में किला रोड पर बुजुर्ग महिला से पर्स छीनने वाली 2 लड़कियों का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक लड़की को कुछ महिलाएं जूते से पीटते हुए दिखाई दे रही हैं। दोनों लड़कियां पानीपत की रहने वाली बताई जा रही हैं। रोहतक की किला रोड मार्केट में कपड़े खरीदने आई बुजुर्ग महिला से पर्स छीनकर भाग रही थी ये दोनों लड़कियां। एक लड़की को लोगों ने पकड़ा और दूसरी लड़की भागने में कामयाब हुई। लोगों ने पकड़ी गई लड़की को पीटा। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया। पर्स स्नैचर लड़की से पूछताछ कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीटिंग की। करीब 45 मिनट तक की मीटिंग चली। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जल्द ही फैसला होने वाला है, जिसे लेकर के भी मीटिंग में चर्चा की गई है। सुबह पीएम मोदी से भी मिले थे सीएम मनोहर लाल। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर के भी सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी से चर्चा की।
सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए सीएम के पसंद पर मुहर लगा दी है। रोहतक में सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश का रेवेन्यू कम हुआ है, वहीं 3 महीने में सरकार के खर्चों में इजाफा हुआ है। इस दौरान सीएम ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान कर्मचारियों ने भी कोरोना फंड में बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया है। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी कि सरकार के पास कुल 290 करोड़ रुपए का फंड आया, जबकि सरकार ने आपदा फंड में से 504 करोड़ रुपए का खर्च किया है। सीएम ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए भी सरकारों ने व्यवस्था की थी। प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए गए। सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर भी पलटवार किया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस के समय में घोटाले होते हैं, सभी जानते हैं, लिहाजा शीशे के घर वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हुआ है ये नहीं कह सकते, लेकिन हम लगातार सुधार का काम कर रहे हैं जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। सीएम मनोहर लाल ने बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में हमारा एक कार्यकर्ता भी इन्हें हरा देगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बड़ौदा के लोग ये ना समझे उनका विधायक कोई नहीं है, जब तक चुनाव नहीं होता मैं उनका विधायक हूं। पीटीआई टीचर्स के मुद्दे पर भी सीएम बोले। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पीटीआई शिक्षकों को नहीं हटाया, हमें हटाना होता तो हम 2015 में ही हटा देते। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कोर्ट ने भर्तियां क्यों रद्द की, इसकी तह तक जाना होगा। कांग्रेस के समय में पीटीआई की भर्तियां हुई थी, पीटीआई को धैर्य रखना चाहिए। गोलाचीका में कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा। कांग्रेस की पुरानी सरकार पर भी सैनी ने हमला बोला। नायब सैनी ने कहा कि पीटीआई टीचर्स कांग्रेस सरकार के घोटालों का खामियाजा भुगत रहे हैं। गेस्ट टीचर और पुलिस कर्मचारियों ने भी कांग्रेस सरकार में घोटालों का खामियाजा भुगता है। नायब सैनी ने कहा कि सुरजेवाला को पीटीआई टीचर घोटाला करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए। सुरजेवाला कांग्रेस सरकार की सत्ता में रहते हुए घोटालों के मामले पर लुप्त होते जाते हैं। नायब सैनी ने कहा कि एसवाईएल नहर के मामले पर हरियाणा सरकार गंभीर है। मनोहर लाल के प्रयासों से मजबूत पैरवी से एसवाईएल नहर का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया जाएगा। अभय चौटाला को लेकर नायब सैनी ने कहा कि अभय चौटाला के पास कुछ नहीं है। अभय चौटाला हवा में बातें कर रहे हैं। प्रदेश की जनता तो कांग्रेस और अभय चौटाला की सरकार से मोहभंग हो चुका है। अभय चौटाला के बयान पर जेजेपी ने पलटवार किया है। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने अपनी विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देने और क्षेत्र के लोगों की तौहीन है। उन्होंने कहा अभय चौटाला ने दुष्यंत को अपने विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का चैलेंज किया था। निशान सिंह ने कहा कि हरियाणा के बड़ौदा विधानसभा में जेजेपी बीजेपी गठबंधन के सामने अभय सिंह ने खुद चुनाव लड़ा है। मैदान तैयार है, ताकत का पता चल जाएगा। धान चावल शराब घोटाले के आरोप को लेकर के निशान सिंह ने कहा कि बार बार आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, कोई सबूत तो लाएं। उन्होंने कहा एसआईटी गठित की हुई है, जांच कर रही है, जो दोषी होंगी हम कार्रवाई करेंगे। 14 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मनोहर लाल सोनीपत में 5 हाईवे का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। जानकारी सांसद रमेश कौशिक ने दी। सांसद रमेश कौशिक ने बताया कि इसमें कुल 15,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और सभी हाईवे पर 2 साल के अंदर काम पूरा हो जाएगा। रमेश कौशिक ने कहा कि हाईवे बन जाने से लोगों की मुश्किलें कम हो जाएंगी। पलवल में विधायक दीपक मंगला ने कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में 70 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहे कमरों का शिलान्यास किया। लड़कियों के स्कूल में ये कमरे करीब 6 महीने से बनकर के तैयार हो जाएंगे। इस मौके पर विधायक दीपक ने कहा कि इस स्कूल में काफी दिनों से लड़कियों के पढ़ने के लिए कमरों की कमी थी। करीब 6 महीने में 13 कमरे बनकर के तैयार हो जाएंगे।
भिवानी में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने टेस्ट और इंटरव्यू न देने का ऐलान किया है। प्रदर्शन कर रहे टीचर्स ने ऐलान किया है कि 11 जुलाई को सभी 10 सांसदों का घेराव किया जाएगा। साथ ही 14 जुलाई को सभी 90 विधायकों से लिखित में लेटर दिया जाएगा। शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि चाहे सड़कों पर खून बहे पर अब पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि पिछले 27 दिन से बहाली की मांग को लेकर के बर्खास्त 1983 पीटीआई टीचर्स धरने पर हैं। सोनीपत में पीटीआई टीचरों का सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है। 24वें दिन सोनीपत में पीटीआई टीचरों ने अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने थाली बजाते हुए शहर भर में रोष मार्च निकाला। इतना ही नहीं, सरकार से नाराज शिक्षकों ने सरकार की ओर से टेस्ट किए जाने और जारी किए गए रोल नंबर की कॉपी को भी जला दिया और सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। पीटीआई टीचर्स ने कहा कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मान जाती और शिक्षकों की जब तक बहाली नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। फरीदाबाद में डाक विभाग ने एक विशेष सेवा शुरू की है। इस सेवा के तहत सावन में शिव के जलाभिषेक के लिए डाक विभाग 30 रुपए में 250 मिलीलीटर गंगा जल प्रोवाइड कर रहा है। इस बार कोरोना के चलते सावन में होने वाली कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसके चलते शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल नहीं ला सकते। लिहाजा डाक विभाग की शुरू की गई ये सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गंगा जल फरीदाबाद के सभी मुख्य डाक घरों में उपलब्ध होगा और फोन करके घर पर मंगाने पर इसकी कीमत 45 रुपए अदा करनी होगी और बड़े शिव मंदिरों में कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो वहां पर भी काउंटर लगवा करके इस गंगा जल की बिक्री की जाएगी। जलापूर्ति विभाग रादौर में डीसी रेट पर कार्यरत सीवरेज कर्मचारियों ने कम वेतन मिलने को लेकर के रोष जताया है। इन कर्मचारियों का आरोप है कि पूरा वेतन दिए जाने की मांग को लेकर सीवरेज कर्मचारी कई बार विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों से भी मिल चुके हैं। कर्मचारियों को कहने कि उन्होंने लगातार हर बार लॉकडाउन का हवाला देकर के उन्हें भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में जलापूर्ति विभाग के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर के 8,250 रुपए कर दिया गया, लेकिन रादौर में सीवरेज कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया गया है। वही मामले को लेकर के जलापूर्ति विभाग के जेई ने बताया कि विभाग समय पर पूरे कर्मचारियों को वेतन दे रहा है, फिर भी मामले को लेकर के जांच की जाएगी। यदि वेतन कम मिल रहा है तो इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। पानीपत लैबोरेट कंपनी की ओर से लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। पिछले 6 महीने पहले एक स्कीम चलाई गई थी, जिसमें स्कीम कैच योर ड्रीम के तहत ये ड्रॉ निकाला गया। लैबोरेट कंपनी में पूरे भारत में 150 लोग काम करते हैं, जिनको टारगेट दिया जाता है। जो लोग टारगेट अचीव करते हैं उनके लिए ड्रॉ निकाला गया है और जिसमें से 2 कारें, एक बुलेट, एक हीरो होंडा की मोटरसाइकिल का ड्रॉ निकाला गया है। ये ड्रॉ दर्द निवारक दवा के प्रमोशन के लिए निकाला गया था, जो कि लैबोरेट कंपनी की ओर से तैयार की जाती है और इसकी काफ़ी तेज़ी से डिमांड भी बढ़ रही है। कोरोना महामारी के चलते ड्रॉ ऑनलाइन निकाला गया। इसके साथ ही लैबोरेट कंपनी के जनरल मैनेजर ने बताया कि आगे भी वो तीसरे महीने में एक स्कीम निकालेंगे, जिसमें टारगेट अचीव करने वाले लोगों को i20 कार दी जाएगी। चरखी दादरी में ट्रैफिक पुलिस मास्क न लगाने और लोगों का चालान काटा जा रहा है। दुकानदार हो या फिर रोड पर चलने वाले पुलिस लापरवाह लोगों को 500 रुपए जुर्माना लगा रही है। पुलिस प्रशासन कोरोना वायरस को लेकर के लोगों को जागरूक भी कर रहा है। लोगों से 2 गज की दूरी, मास्क का उपयोग और बार-बार हाथ धोने की अपील भी की जा रही है। चरखी दादरी में अब तक 91 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जिनमें से 57 मरीज ठीक हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि अभियान लगातार जारी है। गुरुग्राम के नामी निजी अस्पताल को कोरोना संक्रमित मरीजों को 28 लाख का बिल थमाने के चलते स्वास्थ्य विभाग ने शोकाज नोटिस जारी करते हुए अस्पताल ने 40 दिन के 28,76,000 रुपए का बिल परिवार वालों को थामा है। मरीज के परिजनों का कहना था कि इलाज के दौरान 17 लाख रुपए का बिल वो पहले से जमा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया गया। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 38 के अस्पताल में जसवंत सिंह की पत्नी के छाती में दर्द के चलते 1 जून को एडमिट किया गया था, जिसके बाद उन्हें आईसीयू वेंटिलेटर में रखा गया। परिवार ने अस्पताल के कारनामों पर सवाल खड़ा कर दिया।
कैथल से सामने आए 6 नए कोरोना केस। हुडा सेक्टर 19 में एक लड़की कोरोना संक्रमित मिली। बताया जा रहा है कि लड़की के संपर्क में आए 4 लोगों के भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कैथल स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शादी के फंक्शन में शामिल हुई लड़की के संपर्क में कुल 189 लोग आए थे, जिनमें से 4 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि दूसरा मामला सजूमा से आया है। सिरसा में कोरोना के 10 नए केस मिले हैं और जेजे कॉलोनी के 3 तो वहीं 7 दूसरी जगह से ट्रेस किए गए हैं। सभी मरीजों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिरसा जिले में कुल 185 कोरोना संक्रमित मामले हो चुके हैं। वहीं ठीक होने वाले मरीज 111, 73 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक की कोरोना से मौत हो चुकी है। हरियाणा में 19,934 कुल कोरोना संक्रमित केस पाए गए। एक दिन में 570 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 290 मरीजों की मौत हो चुकी है। 4,740 मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर के 2,38,461 पर पहुंच चुका है। 9,893 मरीजों की मौत हो चुकी है। 95,647 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक दिन में सामने आए 7,862 नए केस। तमिलनाडु में 1,30,261 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। 40,108 मरीजों का चल रहा है इलाज। 1,829 मरीजों की कोरोना से मौत। दिल्ली में 1,09,140 कुल कोरोना संक्रमित मरीज। 21,146 मरीजों का चल रहा है इलाज। 3,300 कोरोना मरीजों की मौत। गुजरात में 40,155 कुल कोरोना मरीज। 9,949 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। 2,023 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत।